अब सवाल यह था कि जंग रुकी है या नहीं रुकी है, सीजफायर हुआ है या नहीं हुआ है, क्योंकि ट्रंप तो आकर ये कह चुके, ट्रंप की तस्वीर सामने आई, ट्रंप ट्वीट करके कह चुके थे जंग रुक गई है। ईरान ने उसके बाद भी मिसाइल दाग दी, फिर इजराइल ने भी पलट कर मिसाइल दाग दी। ये खबर ट्रंप तक पहुंची। ट्रंप आग बबूला बहुत गुस्से में थे कि मेरे कहने के बावजूद भी जंग क्यों नहीं रुक रही है, आखिर सीजफायर क्यों नहीं हो रहा है, ट्रंप सीजफायर पर कैसे और क्यों फेल हो गए। अब ट्रंप दोबारा सामने आए। ट्रंप आखिर चाहते क्या, अगर आप देखिए ट्रंप फौरन, उन्हें जल्दी होती है कोई भी जंग रुकवाने की। ट्रंप हर वक्त जल्दी में है कि सारी जंग मैं रोक दूं और सबसे पहले सारे ऐलान मैं खुद अपने मोबाइल उठाकर ट्विटर पर करूं। जैसे उदाहरण के लिए देखिए, ट्रंप ने इजराइल ईरान पर सीजफायर का ऐलान सबसे पहले कर दिया। ऐलान के कुछ घंटों में ही ईरान ने 6 मिसाइलें दाग दी। नेतन्याहू ने भी अपनी सेना को हमले की खुली छूट दे दी। यानी साफ तौर पर ट्रंप का यह ऐलान फर्जी साबित हो गया। इससे पहले आपको याद होगा, भारत और पाकिस्तान जंग के बीच भी ट्रंप ने सबसे पहले ट्वीट कर दिया। 2025 मई में भारत ने पाक के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया। ऑपरेशन के तहत पाकिस्तान में आतंकी ठिकाने नेस्तनाबूद कर दिए। इस बीच अमेरिका से ट्रंप ने मध्यस्थता कराने की घोषणा कर दी, लेकिन कुछ ही घंटों में भारत ने उनके दावे की हवा निकाल दी और साफ शब्दों में बताया कि सीजफायर पाकिस्तान की अपील पर हुआ है और इसी सीजफायर में दुनिया का कोई भी तीसरा मुल्क शामिल नहीं है। ट्रंप ने बाद में इस बात को मान लिया, लेकिन अभी भी कभी कभी वो फर्जी दावा दोहराते हैं। एक और सीजफायर देखिए, मई 2025 में ही ट्रंप ने पुतिन और ज़ेलेंस्की दोनों से बात की और दावा किया कि दोनों सीजफायर वार्ता शुरू करेंगे। तुर्की के इस्तांबुल में दोनों देशों की शांति पर बैठक हुई। 30 दिन में पुतिन ने बिना शर्त सीजफायर खारिज कर दी। इसी के साथ ही रूस ने यूक्रेन पर हमले भी तेज कर दिए और अब तक दोनों देशों में सीजफायर पर कोई समाधान नहीं हुआ है। तीसरी तस्वीर देखिए सीजफायर की। जनवरी 2025 में बाइडेन प्रशासन युद्ध विराम की घोषणा कर चुका था। समझौते में 33 बंधकों की रिहाई, गाजा में मानवीय सहायता की अनुमति थी। हालांकि ट्रंप सत्ता में आए तो उन्होंने अपने नाम से इसे प्रचारित किया, लेकिन सीजफायर पर बात नहीं बनी। मार्च में फिर इजराइल ने हमला कर दिया और फिर गाजा में मानवीय सहायता पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया। अभी तक इजरायली विमान गाजा में हवाई हमले लगातार कर रहा है, कोई सीजफायर नहीं हुआ। आखिर ट्रंप बार बार देशों के बीच सीजफायर कराने की जल्दबाजी में क्यों है? अब तक 4 अमेरिकी राष्ट्रपतियों को नोबेल शांति पुरस्कार मिल चुका है। अमेरिका के मौजूदा राष्ट्रपति ट्रंप भी यही सम्मान चाहते हैं जो गले में उन्होंने टांग रखा है, नोबेल। इसलिए दुनिया के देशों में शांति कराने की छवि पेश कर रहे हैं। हालांकि उनका यह सपना लगातार पूरी तरह नाकाम हो रहा है। खुद ट्रंप भी आशंका जता चुके हैं कि उन्हें नोबेल पुरस्कार नहीं मिलेगा। लंबे समय के युद्ध विराम पर नोबेल शांति पुरस्कार दिया जाता है। ट्रंप के साथ लंच पर मुनीर ने नोबेल के लिए नॉमिनेट कर दिया ट्रंप को। हालांकि पाकिस्तान लौटने पर मुनीर का जोरदार विरोध शुरू हो गया। अब ईरान पर हमले के बाद पाक का नोबेल नॉमिनेशन दावा ठंडा हो गया है। पाक ने अमेरिकी हमले को अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया है। यह है ट्रंप की बार बार और फौरन तुरंत जल्दी से सीजफायर का ऐलान करने के पीछे की वजह। जरा सुनिए ट्रंप क्या कह रहे हैं। मैं ईरान से खुश नहीं हूँ, लेकिन मैं सचमुच इजराइल से भी खुश नहीं हूँ। ईरान पर बम ना गिराएं। अगर आप बम गिराएंगे तो ये सीजफायर का गंभीर उल्लंघन होगा। इजराइल अपने पायलटों को तुरंत वापस बुलाए। इजराइल ईरान में अब कोई बम ना गिराए। सीजफायर के बाद इजरायली हमला हमें पसंद नहीं आया। अब सवाल यह है कि क्या जंग रुक गई है? ट्रंप के हिसाब से जंग रुक चुकी है, लेकिन अगर जंग रुक गई है तो फिर वही बुनियादी सवाल है कि जंग हुई किस चीज के लिए थी? जंग हुई थी ईरान के परमाणु ठिकाने खत्म करने के लिए। क्या परमाणु ठिकाने खत्म हो गए? क्या ईरान के पास यूरेनियम नहीं है? तस्वीरें देखिए जरा। ये वो तस्वीरें हैं जिस पर अमेरिका ने अटैक किया परमाणु ठिकानों पर और दावा कि सारे ठिकाने तबाह हो गए हैं, चाहे वो इस्फहान हो, इस्फहान के अलावा नतांज हो या फिर फोर्डो हो। ये सारे परमाणु ठिकाने ध्वस्त कर दिए अमेरिका के हमले में। लेकिन इसके साथ साथ एक और तस्वीर सामने आई, अगली तस्वीर दिखाऊं। इसके साथ साथ ये तस्वीर भी सामने आई कि फोर्डो में जो यूरेनियम था उसे ले गया ईरान पहले ही निकालकर, उसके बाद यह हमला हुआ। अब सवाल यह है कि सच्चाई क्या है? क्या यूरेनियम है या यूरेनियम नहीं है? क्या ईरान परमाणु बम बना सकता है अब या नहीं बना सकता है? परमाणु ठिकाने तबाह हो गए, लेकिन कोई लीकेज, कोई रेडिएशन क्यों नहीं हुआ? ढेरों सवाल है कि आखिर जंग से निकलकर क्या आया। अमेरिका कह रहा है उसने ईरान की परमाणु क्षमता खत्म कर दी, लेकिन ईरान के 400 किलो यूरेनियम आखिर कहां गए किसी को नहीं पता। अमेरिका, इजराइल और परमाणु एजेंसी तक को कोई जानकारी नहीं। जानकार मानते हैं कि हमले में अगर ईरान का यूरेनियम नष्ट होता तो फिर इसकी परमाणु साइट से रेडिएशन का रिसाव होता, लेकिन ईरान के किसी परमाणु अड्डे से रिसाव नहीं हो रहा है। कोई देश परमाणु बना रहा हो और कोई उसकी परमाणु क्षमता खत्म कर दे तो वो गुस्से में आकर क्या करेगा? अपने दुश्मन पर सबसे बड़े हमले करेगा। लेकिन ईरान ने बड़े हमले नहीं किए परमाणु ठिकाने खत्म होने के बाद। तो क्या ईरान का परमाणु भंडार यानी यूरेनियम सुरक्षित है? फोर्डो प्लांट पर हमले से पहले ही की एक सैटेलाइट तस्वीर सामने आई। इसमें न्यूक्लियर प्लांट के बाहर 16 ट्रक कतार में दिखाई दे रहे हैं। दावा है यहां हमला करने से ठीक पहले ईरान ने उसे हटा दिया। ईरान के पूर्व कमांडर ने भी हमले से पहले यूरेनियम पर बड़ा दावा किया था। कहा था हमने अपने इनरिच यूरेनियम खुफिया ठिकानों पर पहुंचा दिए। यह यूरेनियम 60% तक शुद्ध है और परमाणु बम के लिए 90% शुद्धता चाहिए। तो क्या ईरान फिर से इन यूरेनियम से परमाणु हथियार पर काम करेगा? आईएईए भी मान रही है कि ईरान की परमाणु क्षमता खत्म नहीं हुई है। उसके पास 400 किलो यूरेनियम और पर्याप्त तकनीकी ज्ञान है। उसके पास 400 किलो यूरेनियम मौजूद है और 3 हफ्ते यानी करीब 20 दिन में 10 परमाणु बम बना सकता है। यह भी दावा किया जा रहा है। सुनिए जरा ट्रंप क्या कह रहे हैं और रूस क्या कह रहा है ईरान के परमाणु पर।
ईरान दोबारा कभी परमाणु बम नहीं बना पाएगा। हमने उसके परमाणु ठिकाने नष्ट कर दिए हैं, उसकी परमाणु क्षमता तबाह कर दी है। हमारे B-2 बॉम्बर के पायलटों ने कमाल का काम किया और ईरान के उन ठिकानों को खत्म कर दिया है जहां उसकी परमाणु पावर थी। IAEA के डायरेक्टर कह रहे हैं कि ईरान अपने परमाणु ठिकानों तक हमारी पहुंच तय करे ताकि पता चल सके कि संवर्धित यूरेनियम कहां है और परमाणु को लेकर डिटेल निरीक्षण किया जा सके। लेकिन क्या कोई गारंटी है कि ये जानकारी लीक नहीं होगी? मुझे तो ऐसी कोई गारंटी नहीं दिखती। ये तो ऐसा है जैसे वो कह रहे हो, हमने बहुत खोजा लेकिन कुछ नहीं मिला। आपने अपने परमाणु हथियार कहीं छिपाया होगा, अब हमें दिखाइए कि कहां है। अगर ईरान ने अपने यूरेनियम पहले से हटा लिए थे तो अमेरिका खुश क्यों है, इजराइल खुश क्यों है, ये मैं आपको बताता हूं। ये आप देख रहे हैं, ये ईरान के पहले राष्ट्रपति रहे अहमदीनेजाद हैं, जो उसी यूरेनियम साइट पर है। ये जो आप बड़े बड़े खंबे लोहे के देख रहे हैं, इसे कहते हैं सेंट्रीफ्यूज। इसी के अंदर होते हैं यूरेनियम और इसी में यूरेनियम को शुद्ध किया जाता है। इजराइल और अमेरिका इसलिए खुश है क्योंकि उसने इसे तबाह कर दिया है। उसका मानना है यूरेनियम बेशक निकाल ले जाओ लेकिन ये नहीं बना पाओगे आसानी से, इसलिए ये अड्डे तबाह किए हैं जिससे ये पूरा सिस्टम तबाह हो जाए। अब ईरान को इनको फिर से बनाने और खड़े करने में सालों लग जाएंगे, इसलिए अमेरिका और इजराइल खुश है कि उनका मिशन पूरा हो गया। यूरेनियम तो पहले से ही ईरान में मौजूद है, ईरान में ही यूरेनियम पाया जाता है, लेकिन उसे शुद्ध किया जाता है इनके जरिए। ये जो आप देख रहे हैं, ये खंबे जो आप देख रहे हैं, पिलर्स, इनके अंदर यूरेनियम डालकर घुमाया जाता है और उसके बाद वो शुद्ध होता है, प्योर यूरेनियम ऊपर आ जाता है। अब सवाल यह है कि ये तबाह कर दिए हैं अमेरिका ने, अब ये ईरान कैसे बनाएगा? साइंटिस्ट मारे जा चुके हैं। सिर्फ यूरेनियम रखने से कोई देश परमाणु बम नहीं बना सकता है, नहीं तो ईरान में खूब यूरेनियम मिलता है, वो परमाणु बम कब का बना चुका होता। दरअसल परमाणु बम बनाने के लिए यूरेनियम का शुद्ध होना जरूरी है और इसके लिए खास तकनीक होती है, इन्हें कहते हैं न्यूक्लियर सेंट्रीफ्यूज। सेंट्रीफ्यूज ये तेजी से घूमने वाला हाईटेक उपकरण है, बहुत तेजी से घूमते हैं। देखिए कितनी तेजी से, 1 मिनट में ये 50 से 70 हजार बार घूम जाता है। 1 मिनट में 50 से 70 हजार बार, मतलब 1 सेकंड में 850 1100 बार, 850 से 1100 बार घूमता है। और यूरेनियम के भारी और हल्के जो अणु हैं उनको अलग अलग कर देता है। प्राकृतिक रूप से मिलने वाला यूरेनियम U-238 होता है, जो ये जो आप देख रहे हैं नीचे पड़ा है, ये मान लीजिए U-238 है, और परमाणु बम के लिए इसे शुद्ध करके U-235 बनाना पड़ता है। U-238 को शुद्ध कर 235 बनाने का काम इन्हीं सेंट्रीफ्यूज में होता है। 1% शुद्धता के लिए सेंट्रीफ्यूज को लगातार हफ्तों काम करना पड़ता है और परमाणु बम बनाने के लिए यूरेनियम की शुद्धता चाहिए 90%। मतलब सेंट्रीफ्यूज लगातार महीनों काम करेगा तब यह शुद्धता मिलेगी, वो भी 1-2 नहीं, ऐसे हजारों सेंट्रीफ्यूज बिना रुके काम करेंगे तब। सेंट्रीफ्यूज बनाना और इसका इस्तेमाल करना बड़ा चुनौतीपूर्ण है। दुनिया के गिने चुने देशों और वैज्ञानिकों के पास ही यह काबिलियत है। अमेरिका ने हमला कर ईरान की यही क्षमता खत्म कर दी है। फोर्डो हो, नतांज हो, इस्फहान हो, ये तबाह कर दिए। नतांज परमाणु ठिकाने पर ईरान ने 15,000 ऐसे सेंट्रीफ्यूज तैयार किए थे। फोर्डो और इस्फहान में भी उसने हजारों सेंट्रीफ्यूज बना लिए थे और इन्हीं सेंट्रीफ्यूज से वो यूरेनियम से परमाणु बम बना रहा था। लेकिन अमेरिका और इजराइल ने उसके यही सेंट्रीफ्यूज नष्ट कर दिए, मतलब परमाणु बम बनाने की ईरान की चाबी उसने छीन ली है। इसलिए ईरान इसलिए खुश है कि उसने यूरेनियम निकाल लिया। अमेरिका और इजराइल इसलिए खुश है कि यूरेनियम को शुद्ध करने वाला पूरा प्लांट उड़ा दिया। सुनिए जरा, वैज्ञानिक सृजनपाल सिंह साहब बता रहे हैं क्या हुआ दरअसल। U-235 5% है तो आप उससे एक पावर प्लांट चला सकते हैं, लेकिन अगर आपको न्यूक्लियर बम बनाना है तो प्योरिटी 90% या उससे भी अबव होनी चाहिए। अब हमें यह पता है कि ईरान के पास जो ऑलरेडी प्योरिफाइड यूरेनियम, जिसको एनरिच्ड बोलते हैं, प्योरिफाइड यूरेनियम या एनरिच्ड यूरेनियम, वो 60% एनरिच था, लेकिन 60% 90% से दूर है, यानी उससे आप बम नहीं बना सकते थे। अगर ईरान ने वो 60% एनरिच्ड यूरेनियम बचा भी लिया तो भी उससे बम तुरंत नहीं बना सकता। उससे बॉम्ब बनाने के लिए उसको करीब 8 हफ्ते तक उसको IR-6 सेंट्रीफ्यूज में उसको दोबारा नचाना होगा 90,000 रेवोल्यूशंस पर मिनट पे, यानी कि 1,500 रेवोल्यूशंस पर सेकंड पर। तब जाकर के, जब आप 8 हफ्ते बाद ऐसा करेंगे, तब जाकर के जो प्योरिटी मिलेगी वो 90% या उससे अबव होगी। ये बात तो तय है कि जो नतांज और फोर्डो में यूएस ने बंकर बस्टर बम्स डाले और टोमाहॉक मिसाइल्स मारी, उसकी वजह से जो ईरान की जो हजारों सेंट्रीफ्यूजेस थी वो सब की सब टूट गई हैं। यानी कि अगर ईरान का ये क्लेम, जो पक्का नहीं है, कि उन्होंने अपना 60% एनरिच यूरेनियम बचा करके अलग रख लिया है, अगर वो सही भी है तो अब ईरान के पास वो सेंट्रीफ्यूजेस नहीं बची हैं जिनसे वो उसको फर्दर